नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति, व्याख्याता हिंदी, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय महापुरा जयपुर। मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के गद्य की विकास परंपरा के बारे में। मानवीय मन के अनुभूतियों का कल्पना के आधार से सजीव चित्रण काव्य कहलाता है। यहाँ अनुभूति और कल्पना के सहारे मनुष्य के अंतर्मन को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक होता है। अनुभूति की गहराई के कारण कवि की अनुभूति पाठक को स्वयं की प्रतीत होती है। इसी कारण पाठक को रस ग्रहण के उपरांत ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। काव्य या साहित्य के मुख्य दो भेद माने जाते हैं, पद्य और गद्य। छंदबद्ध रचना पद्य कहलाती है और इसमें छंदों के नियमों का पालन किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक प्रकार की लय होती है जो इसे संगीतात्मक बनाने का कार्य करती है। वहीं गद्य सर्वसाधारण अर्थ में छंदहीन रचना गद्य कहलाती है। यहाँ छंद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता, परंतु व्याकरण के नियमों का अवश्य पालन किया जाता है, क्योंकि गद्य में संगीतात्मकता की बजाय अर्थ की स्वाभाविकता को महत्व दिया जाता है। काव्य का दूसरा भेद गद्य काव्य के नाम से जाना जाता है। इसका विकास मुख्यतः आधुनिक युग में हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले गद्य काव्य का अस्तित्व नहीं था। पूर्ववर्ती युग में ज़्यादा प्रचलन पद्य काव्य का ही होने के कारण गद्य की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पद्य काव्य में जो सौंदर्य और भावों की तन्मयता थी वह गद्य में नहीं थी। संस्कृत साहित्य शास्त्र में गद्य काव्य के अर्थ में ग्रहण किया गया है। इसलिए भामह, दंडी, वामन से लेकर विश्वनाथ तक सभी आचार्यों ने गद्य के प्रभेदों में आख्यायिका, वृत्त, कथा आदि का उल्लेख किया है। भामह ने गद्य को प्रकृत, अनाकुल, श्रव्य शब्दार्थ पदवृत्ति कहा है। वहीं दंडी ने अपादगण मात्रा रहित कहकर पुकारा है। वामन ने गद्य की परिभाषा न देकर उसकी विशेषताओं को दुर्जेय तथा उसकी रचना को कठिन बताते हुए गद्य कविनाम निक्सम वदंती, अर्थात गद्यों को कवियों की कसौटी कहा है। ये उदाहरण देकर इन आचार्यों ने साहित्य में उसकी महत्ता का निर्देश किया है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने गद्य की कोई परिभाषा नहीं दी है, केवल उसे काव्य कहकर उसे 4 भेद बताए गए हैं: मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्क्लिकाप्राय और चूर्णक। मुक्तक समास रहित होता है। वृत्तगंधी में छंद की गंध आती है, अर्थात उसके वाक्यों
और वाक्यांशों में प्रायः छंदों के गण मात्रा का विधान पाया जाता है। उत्कलिका प्रायः गद्य दीर्घ समास युक्त होता है तथा चूर्णक में छोटे छोटे समासों का प्रयोग होता है। विश्वनाथ ने गद्य के अंतिम 3 भेद वामन के आधार पर ही दिए हैं। मुक्तक नाम का भेद वामन ने नहीं किया। काव्यालंकार सूत्रवर्ती में गद्य के भेदों की, जिन्हें शैली का भेद समझना चाहिए, किंचित अधिक स्पष्टता मिलती है। पद्य भाग से युक्त या उसके समान प्रतीत होने वाला गद्य, जिसमें वृत्त या छंद की गंध मिले, वृत्त गंध होता है। दीर्घ समास से रहित और ललित पदों से युक्त गद्य चूर्णक कहलाता है तथा इससे विपरीत दीर्घ समास युक्त और उद्धृत पदों से युक्त गद्य को उत्कलिका प्राय कहते हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्र में कथा, आख्यायिका, आख्यान आदि के लिए गद्य उपयोग बताया गया है। कथात्मक साहित्य के अतिरिक्त विचारात्मक लेखन के लिए गद्य के साहित्यिक प्रयोग तथा शास्त्रीय और वैज्ञानिक विषयों के लिए उसके व्यावहारिक उपयोग की ओर संकेत नहीं किया गया है। गद्य की सबसे सरल, व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा यही हो सकती है कि जिस शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। 2 व्यक्तियों की साधारण बातचीत से लेकर बड़ी बड़ी गोष्ठियों और सभाओं के कलापूर्ण प्रभावशील भाषणों तक, कुशलक्षेम संबंधी साधारण पत्र व्यवहार से लेकर शास्त्र और विज्ञान के विविध विषयों के विश्लेषण, विवेचन, अनुशीलन और अनुसंधान पूर्ण प्रबंधों तक, बड़े बड़े धर्माचार्यों के उपदेशों और कथावाचनों से लेकर चबूतरे पर बैठकर गप लगाने तक में गद्य के व्यावहारिक स्वरूप का प्रयोग होता है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य प्रायः अविकसित रहा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी में गद्य का सर्वथा अभाव रहा है। पूर्ववर्ती युग में हिंदी गद्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा मैथिली गद्य, तीसरा ब्रजभाषा गद्य और चौथे की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक गद्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थानी गद्य की। तो राजस्थानी गद्य में जो रचनाएं मिलती है वो 13वीं शताब्दी की उपलब्ध है। प्रारंभिक रचनाओं में सन 1271 में रचित आराधना, सन 1283 में लिखी गई अतिचार और सन 1279 में लिखित संग्राम सिंह द्वारा रचित बाल शिक्षा उल्लेखनीय कृतियां हैं। मुनि जिनविजय ने इन रचनाओं का संकलन किया है। अगरचंद नाहटा ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजस्थान की अनेक गद्य रचनाओं का संग्रह किया था। इनमें तत्व विचार तथा धनपाल कथा उल्लेखनीय है। राजस्थानी का गद्य साहित्य मुख्य रूप से 3 रूपों में मिलता है: वचनिका, ख्यात, बात और इनमें अचलदास खींची की वचनिका, वचनिका राठौर रतन सिंह जीरी, मोणोत नैन श्री ख्यात, राणा उदय सिंह री बात,
पाबूजी रे बात आदि उल्लेखनीय गद्य रचनाएं हैं। वहीं मैथिली में उपलब्ध, मैथिली भाषा की बात करें तो मैथिली में उपलब्ध गद्य रचना ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर का रचनाकाल सन 1324 माना जाता है। विद्यापति ठाकुर की कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी गद्य रचनाओं में मैथिली भाषा की गौरवशाली परंपरा दिखाई देती है। तीसरा जो रूप है ब्रजभाषा गद्य का, तो ब्रजभाषा में भी काफ़ी मात्रा में गद्य साहित्य की रचना हुई, जो हमें 3 रूपों में मिलती है। मौलिक ग्रंथ, टीकाओं के रूप में लिखित रचनाएं और अनुदित रचनाएं। मौलिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन रचना गोरखनाथ रचित गोरखसार समझी जाती है, किंतु इस रचना को विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं। ब्रजभाषा गद्य के विकास में सर्वाधिक योगदान पुष्टि संप्रदाय के भक्त लेखकों का माना जाता है। पुष्टि मार्ग के विभिन्न भक्तों और आचार्यों ने विभिन्न गद्य ग्रंथों की रचना की। उन गद्य ग्रंथों में कुछ प्रमुख हैं श्रृंगार रसमंडल, यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, उत्सव भावना, रहस्य भावना, षट ऋतु की वार्ता, आचार्य महाप्रभुन की 12 निज वार्ता, निरु विनोद, नीति विनोद, श्री महाप्रभु जी तथा गुसाई जी का चरित्र, श्रीनाथ जी आदि 7 स्वरूपन की भावना, भावना, भाव संग्रह जो श्री द्वारकेश द्वारा रचित थे, ये प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संप्रदायों के भक्तों ने भी कुछ गद्य या गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं प्रस्तुत की है, जिनमें नाभादास का अष्टयाम, ललित किशोरी और ललित मोहिनी की श्री स्वामी जी महाराज की वचनिका, यशवंत सिंह का सिद्धांत बोध, बनारसी दास कृत बनारसी विलास, सुखदेव सिंह मिश्र कृत पिंगल, बैनी कवि कृत टिकेत राय प्रकाश, प्रियादास कृत सेवक चरित्र, लल्लूलाल कृत राजनीति माधव विलास और बख्शी समन सिंह कृत पिंगल काव्य भूषण आदि प्रमुख रचनाएं रही है। जब हम ब्रजभाषा के टीका साहित्य की बात करें तो गोपेश्वर कृत शिक्षा ग्रंथ की टीका, प्रेमदास कृत हित 84 की टीका, कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य की टीका, प्रियादास की हित 84 और भक्तमाल की टीका तथा रघुनाथ की बिहारी सत्सई की टीका उल्लेखनीय है। वहीं अनुदित ग्रंथों में नंददास द्वारा नासकेतु पुराण, दामोदर दास द्वारा मार्कंडे पुराण, सुरति मिश्र द्वारा बेताल पच्चीसी, चंद्रसेन मिश्र द्वारा माधव निदान और आलमकृत ग्रंथ संजीवन आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य के विकास परंपरा में खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य के बारे में। जब हम आधुनिक हिंदी गद्य के विकास पर दृष्टिपात करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को सबसे पहले मुस्लिम राज्यों में प्रश्रय मिला। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी
दक्षिणी, देहलवी आदि नामों से पुकारा है। दक्षिण के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसूदराज, शाह मिराजी शमसूल उस हक, शाह बुरहानुद्दीन जानम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक दक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली गद्य का क्रमिक विकास मिलता है। यद्यपि इन सभी लेखकों का एकमात्र लक्ष्य सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन रहा, तथापि हिंदी गद्य के विकास में इनके योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। किंतु 18वीं सदी तक आते आते हिंदी का स्थान उर्दू ने ले लिया और दक्षिण में गद्य का ये विकास अवरुद्ध हो गया। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का विकास 17वीं 18वीं शताब्दी से होता है और उत्तरी भारत में खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना महाकवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा के रूप में मिलती है। 18वीं शताब्दी की ही दो अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं रामप्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ तथा पंडित दौलत राम की पद्म पुराण है, जबकि 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य के क्षेत्र में अचानक उच्च कोटि के 4 लेखक अवतरित हुए, जिन्होंने हिंदी गद्य की सुदृढ़ नींव डाल दी। इन लेखकों में मुंशी सदासुख लाल, जो दिल्ली के निवासी थे, और इन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर नाम के ग्रंथ की रचना की। उर्दू के प्रसिद्ध शायर इंसाल्लाह खां ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी नामक कृति की रचना विशुद्ध हिंदी में की। इंसाल्लाह खां की यह कृति विशुद्ध कलात्मक प्रेरणा प्राप्त रचना थी। आगरा निवासी लल्लू लाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से अनेक ग्रंथों की रचना की और इनके द्वारा रचित प्रेम सागर हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार सदल मिश्र ने भी नासिकेतोपाख्यान, कृति की रचना की, जो कि आरंभिक हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। हिंदी गद्य के विकास में ईसाई प्रचारकों ने काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि वे भारतीय जनता तक उन्हीं की भाषा में अच्छी तरह पहुंच सकते थे। राजा राम मोहन राय तथा उनके ब्रह्म समाज ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। उन्होंने वेदांत सूत्रों का हिंदी में अनुवाद कराया था। बंगदूत नाम से हिंदी में एक पत्रिका भी निकाली। इसी काल में हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड नाम से कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसी परंपरा में बनारस अखबार, जो राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादकत्व में निकला, वहीं तारामोहन मिश्र द्वारा सुधाकर और मुंशी सदासुख लाल ने बुद्धि प्रकाश आदि अनेक पत्र निकाले। आधुनिक हिंदी गद्य का सही विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ होता है। भारतेंदु के समकालीनों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने हिंदी गद्य को विकसित करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने बनारस अखबार का संपादन आरंभ किया। उनकी नियुक्ति सरकारी विभाग में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में हुई, तो उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति करने की दृष्टि से विभिन्न विषयों की
हिंदी में पाठ्य पुस्तकें लिखवाई। पहले वे परिनिष्ठित हिंदी अर्थात संस्कृत प्रभावित हिंदी के प्रयोग के पक्षपाती थे, किंतु सरकारी कामकाज के कारण उनका झुकाव उर्दू की तरफ हो गया और वे मिश्रित हिंदी को प्रश्रय देने लगे। उनकी योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक धर्मसार, उपनिषद सार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना आदि कृतियों की भाषा संस्कृत निष्ठ है, जबकि बाद की इतिहास तिमिरनाशक, वैताल पच्चीसी आदि कृतियों की भाषा उर्दू प्रधान है। इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण लेखक राजा लक्ष्मण सिंह हैं, जो विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारिंद की भाषा नीति का विरोध किया तथा अपनी स्थापना दी कि हिंदी और उर्दू अलग अलग बोलियां हैं। अरबी फारसी के शब्दों का हिंदी रचनाओं में प्रयोग वे जरूरी नहीं मानते थे। उन्होंने कालिदास के मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश आदि ग्रंथों का अनुवाद खड़ी बोली पद्य और ब्रजभाषा पद्य में, खड़ी बोली गद्य और ब्रजभाषा पद्य में किया। उनकी गद्य भाषा ब्रजभाषा के प्रभाव से मंडित है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतीय वरिष्ठ ने नई क्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने हिंदी गद्य शैली को परिमार्जित एवं परिष्कृत करते हुए हिंदी गद्य का मार्ग निश्चित किया। इसके साथ ही उन्होंने निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, इतिहास, आलोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि गद्य रूपों की परंपरा का प्रवर्तन किया। भारतेंदु ने अपनी गद्य शैली को अत्यंत व्यावहारिक और समय की आवश्यकता के अनुरूप ढाला। उन्होंने हिंदी को न तो संस्कृत तत्सम शब्दावली से बोझिल होने दिया, न उर्दू फारसी के शब्दों के सार्थक प्रयोग को हतोत्साहित किया। भारतेंदु ने विषय वस्तु, भाव विशेष एवं रूप विशेष के अनुसार विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। प्रणय, विरह या शोक के प्रसंगों में उनकी शैली अत्यंत कोमल और मधुर हो जाती है, तो हास्य के प्रसंगों में चुलबुलेपन से युक्त हो जाती है। भारतेंदु जी की भाषा के मर्म समझने वाले प्रतिभाशाली रचनाकार थे तथा उसे विषय, भाव एवं प्रसंग के अनुसार ढालने में माहिर थे। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों में बाबू देवकीनंदन खत्री, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रद्धा राम फिल्लोरी, किशोरी लाल गोस्वामी, लज्जा राम मेहता आदि ने उल्लेखनीय रचना कर्म तथा हिंदी गद्य की परंपरा को समृद्ध किया। इन लेखकों ने गद्य की अनेक विधाओं में लिखा तथा हिंदी के प्रचार प्रसार को अपने रचना क्रम का लक्ष्य भी बनाया। इस काल में देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। तत्कालीन समय में लोगों ने इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी थी। यह हिंदी गद्य की शक्ति का प्रमाण है। बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट तथा प्रताप नारायण मिश्र ने उच्च कोटि के निबंध लिखकर इस विधा को गरिमा प्रदान की। इस काल में हिंदी गद्य के विकास में आर्य समाज आंदोलन की महत्वपूर्ण
भूमिका रही। इस आंदोलन ने धर्म, समाज, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में वैचारिक क्रांति की। आर्य समाज ने उत्तर भारत की बौद्धिक चेतना को झकझोर दिया। दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में की, जिसमें उन्होंने वैदिक धर्म की व्याख्या के बाद विभिन्न वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया। आर्य समाज के प्रभाव के कारण ही हिंदी में अनेक जीवन चरित्रों, हिंदी इतिहास ग्रंथों, साहित्यिक ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन हुआ। आर्य समाज के प्रभाव से हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इसके बाद में हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नई गति प्रदान की। हिंदी का प्रचार प्रसार तथा हिंदी के स्वरूप का स्थिरीकरण जैसे द्विवेदी के जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। एक समय सरस्वती पत्रिका भारत की हिंदी चेतना की सबसे सशक्त मंच बन गई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समकालीन लेखकों को प्रेरित कर नए नए विषयों पर लिखवाया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी की प्रगति तभी संभव है जब उसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तकनीकी जैसे विषयों में साहित्य उपलब्ध हो। गद्य के संबंध में उन्होंने एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार, शब्दों के उपयुक्त प्रयोग आदि पर पूरा ध्यान दिया। हिंदी गद्य के विकास के लिए द्विवेदी जी ने एक आचार संहिता तैयार की, जिससे उन्होंने हिंदी का रूप स्थिर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि लेखक विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल, शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग करें। लेखक अपनी रचनाओं में आवश्यकता अनुसार उर्दू तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करें। लेखक अपनी रचनाओं में शब्द रूपों एवं प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा की एक रसता को त्यागें। लेखक हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति को विकसित करने के लिए संस्कृत के सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्तियों, मुहावरों तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का सार्थक प्रयोग करें। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का बहुविध विकास हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गोपाल राम गहमरी, लाला भगवान दीन आदि लेखकों ने हिंदी गद्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं उनके परवर्ती लेखकों की रचनाओं में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में जहाँ विवेचनशीली की गंभीरता का सर्वोत्कृष्ट रूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा आदि की शैली में गद्य की सरसता, चित्रात्मकता एवं कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः आज का हिंदी गद्य विषय क्षेत्र की व्यापकता, साहित्य रूपों की विविधता एवं गद्य शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर, व्यापक और समृद्ध है। उसके बाद में द्विवेदी युग के पश्चात हमारे हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न विधाओं के विकास के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें अलग अलग विधाओं में उनके
युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल आदि उन गद्य विधाओं के विकास क्रम में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। 1936 से 1947 तक विभिन्न गद्य विधाओं का उत्कृष्ट काल रहा, जिसमें इन विधाओं के महत्वपूर्ण रूप उनकी प्रसिद्ध और नामचीन कृतियों के रूप में हमारे सामने आए और उसके बाद में 1947 के पश्चात इन सभी विधाओं का उत्कृष्ट स्वरूप हमें प्राप्त होता है। ये हमारे हिंदी साहित्य के गद्य परंपरा की विकास यात्रा रही। मित्रों, हम जल्दी ही इसी श्रृंखला के अगले एपिसोड में विभिन्न गद्य विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।